जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई होप एवरीवन इज़ फाइन। तो आज की वीडियो में जो मैं टॉपिक्स आपसे शेयर करना चाहता हूँ तो वो लाइफ की ऐसी चीज़ें जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, और इंग्लिश लर्नर्स जो हैं जब इंग्लिश सीखते हैं तो वो इन चीज़ों का सामना उन्हें होता है। तो वो क्या इंग्लिश लैंग्वेज में जब आप इंग्लिश सीखते हैं और बोलते हैं, तो क्या हर चीज़ का जो उर्दू में है उसकी इंग्लिश मौजूद है? हर वो चीज़, हर वो हरकत जो कि उर्दू ज़ुबान में आप जानते हैं या पंजाबी सराइकी किसी भी ज़ुबान में, चाइनीज़ जैपनीज़ में, क्या उसकी इंग्लिश मौजूद होती है? और या ऐसा नहीं, एक ज़ुबान से दूसरी ज़ुबान में तर्जमा जो किया जाता है वो दो तरह का होता है। ट्रांसलेशंस दो तरह की है, एक कहलाती है लिटरल ट्रांसलेशन और एक होती है इडियमेटिक ट्रांसलेशन। अगर मैं उर्दू में बात करूं तो लिटरल ट्रांसलेशन से मुराद है लफ्ज़ी तर्जमा, किसी एक लफ्ज़ का दूसरे लफ्ज़ में तर्जमा कर दिया जाए। और इडियमेटिक ट्रांसलेशन कहूं तो बात उर्दू में मतलब होगा कि बामुहावरा तर्जमा। तो दो तरह के तर्जमे होते हैं जब एक ज़ुबान से दूसरी, कोई भी दो ज़ुबानें हों, जैपनीज़ का चाइनीज़ में, चाइनीज़ का रशियन में, रशियन का इंग्लिश में, इंग्लिश का पश्तो में, किसी भी दो ज़ुबानों का। अब ये है कि दो तरह की ट्रांसलेशंस हैं। अगर तो आप तर्जमा कर रहे हैं एक ज़ुबान से दूसरी ज़ुबान में, तो मतलब हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी, किसी भी, तो आपको ये देखना होता है कि क्या आप लिटरल ट्रांसलेशन करना चाहते हैं या कर रहे हैं, या इडियमेटिक ट्रांसलेशन करना चाहते हैं या कर रहे हैं। तो ये दो तरह की तर्जमे के तरीक़ेकार हैं, दो तरह की ट्रांसलेशंस हैं। बाकी तीसरा तो कोई और पिंक तरीका हो सकता है, गुलाबी अंदाज। तो ये दो तरह में ये है कि हर वो लफ्ज़ जो कि एक ज़ुबान में मौजूद होता है, उर्दू में कोई एक लफ्ज़ है उसकी इंग्लिश बना लें। तो मसलन कुछ स्नैक्स हैं, जैसे पकौड़े। पकौड़ा एक स्नैक है, कल्चर में, इंडियन पाकिस्तानी कल्चर का ये एक स्नैक है। तो अब इसकी इंग्लिश अक्सर लोग मतलब कि पकौड़े की इंग्लिश बता दो भाई। ये अगर आपने इसका कोई इडियमेटिक ट्रांसलेशन करनी है तो बस ये समझे पकौड़े की इंग्लिश पकौड़ा ही है। तो यानी इस, और समोसे की इंग्लिश समोसा ही है। लेकिन अगर आप नहीं, इंग्लिश कोई हो इसकी, इंग्लिश में हर लफ्ज़ की इंग्लिश, हर लफ्ज़ की इंग्लिश, ये वाला जो फार्मूला है ये ज़रूरी नहीं है, और ये इंटरनेशनल पैटर्न नहीं है। दुनिया में एक म्यार है, स्टैंडर्ड, एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है एक ज़ुबान से दूसरी ज़ुबान में तर्जमा करने का या उसमें बोलने का अंदाज़। दुनिया का जो एक तरीक़ाकार है, एक ज़ुबान से दूसरी ज़ुबान में जब वो इजहार किया जाता है या उन लफ्ज़ों को इस्तेमाल किया जाता है, तो कुछ लफ्ज़ों की आप समझ लें उस दूसरी ज़ुबान में जिसमें तर्जमा करना हो, तो वो कोई अप्रोप्रिएट बाज़ का वर्ड्स नहीं होते। बस वो लफ्ज़ उस ज़ुबान का उसी तरह से ही चलेगा। कोई जापानीज़ के वर्ड्स हैं, कोई चाइनीज़ के हैं, कोई उर्दू के हैं, कोई रशियन के हैं, कोई लैटिन है, कोई जर्मन है, कोई फ्रेंच है। जब वो वाले लफ्ज़ ख़ास कुछ अल्फाज होते हैं, वो मुआशरे में, वो सोसाइटी ने सोशली वो तय हुए होते हैं भाई इस तरह के ये लफ्ज़, तो वो एक लिस्ट होती है ख़ास। वो लिस्ट जब उस दूसरी ज़ुबान में आप उसको बोल रहे हैं और उसका तर्जमा कर रहे हैं, तो उनको उस ज़ुबान में कहने की ज़रूरत नहीं होती। मिसाल ले लें, उर्दू में बहुत से ऐसे लफ्ज़ हैं, ये पूरी हर ज़ुबान पे होगा, लेकिन मैं मिसाल चूँकि आसान बात समझाने के लिए कर रहा हूँ, तो उर्दू या हिंदी में कुछ लफ्ज़ हैं जो कि आप जब इंग्लिश बोलेंगे तो आप उनको एज इट इज़ इंग्लिश में बोल सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज उन लफ्ज़ों को एब्जॉर्ब कर लेती है, कर चुकी है, वो इंटरनेशनली दुनिया में एक्सेप्ट हो चुके हैं, वो वैसे चलते हैं दुनिया भर में। आप किसी भी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में जब आप जाते हैं, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, अमेरिका, कहीं भी, ठीक है ना, साउथ अफ्रीका, तो ये इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ में जब आप जाते हैं तो आपके कान वो वाले लफ्ज़
इंग्लिश बोलने वालों से वैसे ही सुनेंगे। मसलन अगर आप इंग्लैंड में आएँ, आप कहीं यहाँ जाएं लोकल किसी कम्युनिटी एरियाज़ में, और ऐसी फूड जो कि पकौड़ा और समोसा और जलेबी आप देखेंगे, तो उसकी इंग्लिश वही है, उसी तरह से लिखी हुई है। कोई नहीं समोसे की इंग्लिश जो कि एक बनाई गई है या किताबों में बाज़ मिल जाती है कि समोसे की इंग्लिश है साल्टिश ट्रायंगुलर पाई। अब साल्टिश ट्रायंगुलर पाई अगर समोसे की कहीं किताब में किसी में आपको ये इंग्लिश मिल जाए, ठीक है, ये इंग्लिश बन सकती है समोसे की, लेकिन ज़रूरी नहीं है। और ना ये मैंने कहीं किसी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में लिखा हुआ देखा। मैं एक्सपीरियंस अमेरिका में भी हुआ, इंग्लैंड में मैं रह रहा हूँ, तो इस तरह इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ और जगहों पे भी गया, तो मैंने ऐसे समोसे की इंग्लिश इस तरह से लिखी हुई नहीं पाई कि साल्टिश ट्रायंगुलर पाई समोसे की इंग्लिश लिखी हो, या पकौड़े की कोई ख़ास लफ्ज़ बना के लिखा हो। तो कुछ फोर्सफुल तरीक़ों से इंग्लिश आपको मिल जाएगी। हिंदुस्तान और पाकिस्तान की कुछ ऐसी किताबें लोकल, वहाँ पर उन्होंने उसकी इंग्लिश बनाई गई है, वो फोर्सफुल ट्रांसलेशन कहलाएगी, वो बना कर भाई ये इसकी इंग्लिश ये है और इसकी ये है। तो बाज़ फूड हैं, बाज़ मज़हबी अल्फाज हैं, कोई और कल्चरल कुछ चीज़ें हैं, तो उनकी इंग्लिश बनाने की ज़रूरत नहीं होती। उस पर लर्नर्स ने टेंशन नहीं लेनी, घबराना नहीं है कि साड़ी का लफ्ज़ आ गया, अब साड़ी की इंग्लिश ढूंढें कि क्या होनी चाहिए, धोती आ गई उसकी इंग्लिश बनाई जाए। ये लफ्ज़ अगर एज़ इट इज़ कल्चर के, मज़हब के कुछ अल्फाज और कुछ जो है, और बाज़ अल्फाज मज़हब के ऐसे भी हैं और कल्चर के भी और फूड के भी इवन, कि वो उनकी इंग्लिश मौजूद है, लेकिन वो इतनी पॉपुलर भी नहीं है दुनिया में, इंटरनेशनली वो बोली ही नहीं जाती उस तरह से। मसलन हुक्का है, एक कल्चर की चीज़ है हुक्का। अब हुक्का इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, अब वो एक शीशे की शक्ल में हुक्का आता है, वो शीशा उसे वो मारूफ है इंटरनेशनली दुनिया में, वो अरब कल्चर से आया शीशा, ठीक है ना। अब वो हुक्के की तरह होता है। अब हुक्के की कोई इंग्लिश अगर टिपिकल कोई वो करे तो मिल तो जाती है किताबों में, हबल बबल, लेकिन ये बहुत ही कम है इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ में कोई हबल बबल के नाम से हुक्के को याद करे। बल्कि अंग्रेज़ों से बात करते हुए आई वुड लाइक टू स्मोक हुक्का, तो हुक्के को हुक्का बोल देते हैं और ये एक्सेप्ट हो जाता है। तो इस सिचुएशन में हबल बबल भी एक्सेप्ट होता है और हुक्के को हुक्का भी एक्सेप्ट किया जा सकता है। तो बहुत से, अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज लर्नर हैं और इंग्लिश बोलना चाहते हैं, आप दुनिया में कहीं जाएं, इंग्लिश में बात करना चाहें, तो कुछ फूड और कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे मजहबी अल्फाज, तो उसके लिए आप तर्जमा करने की टेंशन नहीं लेनी। अगर आपको पता है ठीक है, और जो मारूफ है, पॉपुलर है, दुनिया में बोला जाता है, ठीक है, अदरवाइज डजंट मैटर, आप उसको उस तरह से बोल सकते हैं। मसलन इंग्लैंड में बहुत से लफ्ज़ हैं जो कॉमन हैं और अंग्रेज़ भी बोलते हैं, नेटिव भी नॉन नेटिव भी उसको एज इट इज़ बोलते हैं। मसलन रोटी को रोटी कहते हैं, और उसकी ख़ास ब्रेड या इस तरह से इंग्लिश नहीं बनाते। वैसे पीटा ब्रेड एक लफ्ज़ मौजूद है, वो एक ख़ास तरह की रोटी होती है, उसका एक डिज़ाइन और साइज़ लंबी सी होती है, वो पीटा ब्रेड मिलती हैं बाजार से, लेकिन वो रोटी की तरह होती है। लेकिन रोटी को रोटी और नान को नान, नान की इंग्लिश नहीं बनाई गई, एक फूड है। तो आई वुड लाइक टू ईट नान प्लीज़, कैन यू गिव मी 2 नान्स, तो इस तरह से नान को नान बोला जाता है। और बाकी स्नैक्स टाइप हुए या कोई और तरह की फूड हुई तो वो भी। और रिलीजियस वर्ड्स हैं जैसे वुज़ू, वुज़ू की इंग्लिश जो है ये अरबी में वुदू, और उसको उस तरह से भी लोग कह देते हैं, हालांकि उसकी इंग्लिश मौजूद है टेक एब्लूशन, वुज़ू करना, लेकिन वो सिर्फ वुज़ू की इंग्लिश नहीं है, वो तो गुस्ल करना या हिंदुइज़म में स्नान करना, और वुज़ू करने में भी टेक एब्लूशन का एक वर्ड मौजूद है इंग्लिश में, यानी पाक होना, नहाना धोना इस नीयत से कि पाक हो जाए, तो इसलिए उसको इस इस्तिलाह में इस्तेमाल कर लेते हैं टेक एब्लूशन। लेकिन वुज़ू को आप दुनिया में जहाँ भी जाएं इंग्लिश बोलें तो आप वुज़ू को वुज़ू कह सकते हैं। आई वुड लाइक टू डू वुज़ू नाउ एंड आफ्टर डूइंग द वुज़ू आई विल डू माई सलाह, आई विल प्रे माई सलाह। अब नमाज की इंग्लिश नमाज भी बोलते हैं इंग्लैंड में, सलाह भी कहते हैं और प्रे भी कह देते हैं। तो प्रे इबादत करना हुआ, नमाज दुआ मांगना हुआ, तो प्रेयर नमाज हुई। तो प्रेयर
کی جگہ نماز یا صلاح بہت پاپولر ہے مسجدوں میں. یہاں جہاں بھی انگلش بولتے ہیں لوگ, یہیں پیدا ہوئے, انگلش آتی انہیں اور زبانیں نہیں آتی, صرف انگلش جانتے ہیں, لیکن آپ ان کی منہ سے سنیں گے صلاح اور نفل صلاح یا فرض صلاح, فرد نفل, حالانکہ ان کی انگلش ایک موجود ہے obligatory prayer, فرض صلاح جو ہے, لیکن وہ فرد کو فرض صلاح بھی آپ کہہ سکتے ہیں. تو یعنی ثابت یہ ہوا میری گفتگو سے, اس ویڈیو سے, کہ انگلش لینگویج میں ٹرانسلیشن دو طرح کی ہوگی, ایک لفظی ترجمہ, ایک بامحاورہ ترجمہ. بعض کا لفظی ترجمہ درست ہوتا ہے, ایک لفظ کا دوسرے لفظ میں ترجمہ کر دیا جائے جب آپ ٹرانسلیشن کر رہے ہو, لیکن لفظی ترجمہ میں یہ بہت ساری گنجائش موجود ہوتی ہے کہ دوسری زبان کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے, جب آپ اس کو اسی طرح سے لفظ کو لفظ با لفظ ترجمہ کریں گے تو وہ ترجمہ غلط بھی ہو سکتا ہے, اور کافی امکان ہے اس بات کا, لیکن وہاں پر ضرورت پڑتی ہے بامحاورہ ترجمہ کرنے کی. تو لہٰذا اس پر ایک اور تفصیلی بات ہوگی کسی نیکسٹ ویڈیو میں کہ بامحاورہ ترجمہ کس طرح کیے جاتے ہیں, لفظی ترجمے کس طرح سے ہوتے ہیں. تو لیکن اس ویڈیو میں صرف اتنی بات کو ہائی لائٹ کرنا ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ انگلش میں ہر لفظ کی جو ہے وہ آپ جب اردو, پنجابی, سرائکی, ہندی, پشتو, بروہی, کسی بھی زبان کو آپ انگلش میں بول رہے ہیں ترجمہ کر کر کے, ہر لفظ کی آپ انگلش جب تک نہ بولیں تو آپ گھبرا جائیں یا ٹینشن لیں, ایسا نہیں ہے. تو شروع میں ویسے ہی سٹارٹ میں لرنرز کو یہ چاہیے کہ وہ جب گفتگو انگلش بولنا شروع کرے تو وہ جو لفظ کی انگلش نہیں آتی نا وہ ویسے بول دیا کرے, تاکہ وہ اس میں تھوڑی سی عادت پڑ جائے انگلش کی پریکٹس کرنے کی, ہیزیٹیشن تھوڑی سی ختم ہو. اگر نہیں آ رہا جو لفظ انگلش میں, جو اس کا لوکل کوئی چیز ہے, تو اس کو ایز اٹ از سٹارٹ میں بولنا شروع کر دے. وہ امتحان تو نہیں دے رہے نا آپ کسی معاشرے میں. ہاں اگر آپ کوئی انٹرویو پہ گئے ہیں, کوئی ایگزام ہے, کوئی پھر آپ کو تھوڑا سا لحاظ رکھنا ہوتا ہے, لیکن یہ معلومات آپ کے لیے ضروری ہے کہ ہر لفظ کی انگلش ہونا ضروری نہیں ہوتا. ہر زبان میں کوئی گنجائش موجود ہوتی ہے کچھ چیزوں کی, تو وہ اس میں ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں. پیزا کی اردو کوئی اردو نہیں ہے, پیزا ایک اٹالین ورڈ ہے, یہ انگلش میں بھی پیزا کہتے ہیں, پنجابی بولنے والے بھی پیزا کہتے ہیں, سرائکی بولنے والے پیزا کہتے ہیں, اور ہر زبان, سندھی, پشتو بولنے والے پٹھان بھی پیزا ہی کہتے ہیں. کوئی بھی ٹماٹروں والا نان یا کوئی اور اس کا نام رکھ کے اس کو نہیں یاد کرتا نہ بلاتا ہے. تو اس طرح سے بہت سی چیزیں ہیں, اور یہ صرف تھوڑی سی ایگزامپلز آپ کو دیں تاکہ آپ کو بات سمجھ آ جائے کہ آپ نے وہ زبان بولتے ہوئے اس معیار کو ذہن میں رکھنا ہے. رائٹ, I'll see you in the next video, inshallah. Take good care. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.